अच्छा, तो हमारा टॉपिक है भाई आज का। बेसिकली हमारा टॉपिक आज का है रेजर व्यू इंजन। रेजर व्यू इंजन क्या होता है, क्या नहीं होता, कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता, वो देखेंगे। ठीक है। हम आज की क्लास के अंदर ये देखेंगे क्या होता है रेजर व्यू इंजन। ठीक है। और बेसिकली रेजर व्यू इंजन एक व्यू इंजन होता है। अभी अभी जैसे क्लास होगी तुम लोगों को मजीद इसके बारे में पता चलता रहेगा। रेजर व्यू इंजन एक व्यू इंजन होता है और ये क्या होता है, क्या नहीं होता, अब इसके अंदर क्या, ये क्यों रिक्वायर्ड क्यों होता है हमें। ठीक है। और क्यों, यानी होता क्या है रेजर व्यू इंजन। ठीक है। और इसका सिंटेक्स क्या होता है, रेजर सिंटेक्स से कहते हैं, बहुत फेमस है ये। अगर तुम लोग देखो ना कि एमवीसी के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। डॉट नेट के फ्रेमवर्क में ये रेजर सिंटेक्स, और हमारा फ्रेमवर्क है पीएचपी का, जिसे लारा वाले पीएचपी, तो वहाँ पर एक सिंटेक्स है, उसका नाम है ब्लेड सिंटेक्स। अभी आ रही है सही? अच्छा, तो पीएचपी में हम एक सिंटेक्स यूज़ करते हैं जिसका नाम है ब्लेड सिंटेक्स। ये यहाँ पे हम एमवीसी के अंदर यूज़ करते हैं रेजर सिंटेक्स, और वहाँ पीएचपी के अंदर हम जो सिंटेक्स यूज़ करते हैं वो होता है ब्लेड सिंटेक्स। तो मल्टीपल जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम अलग अलग सिंटेक्स यूज़ कर रहे होते हैं। ये समझ लो अलग अलग जो रेजर व्यू, जो व्यू इंजन होते हैं ना उनको यूज़ कर रहे होते हैं। व्यू इंजन भी क्या होता है वो सब अभी देखेंगे। इसके अलावा हम कमेंट्स का देखेंगे कि कमेंट्स किस तरह से यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये देखेंगे एस्केप सीक्वेंसेस किस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं अपने इसके अंदर, रेजर व्यू इंजन के अंदर। अब अगर रेजर व्यू इंजन को समझने के लिए हम सिर्फ ये समझे कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है किसी भी व्यू इंजन की, तो देखो किसी भी व्यू इंजन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारी एप्लीकेशन इन दो लेयर्स के तरह, यानी हमारा जो व्यू है वो इस तरह से चल रहा होता है। अगर आप HTML की साइट देखो ना, अगर मेरी नॉर्मल एप्लीकेशन है तो वो एक नॉर्मल HTML का पेज होता है। लेकिन अब मेरी सी शार्प की एप्लीकेशन पे तो ज़रूरी है कि सी शार्प भी हो और HTML भी हो। सी शार्प प्लस HTML की फाइल मेरी होगी, वो मेरा व्यू कहलाएगा। और जो मेरा ब्राउज़र होता है वो किसको समझता है, सिर्फ और सिर्फ क्या देता है यूज़र को, प्योर HTML देता है, नो सी शार्प। ठीक है। ये सारा काम कैसे होता है, ये जो सारा काम होता है ना ये होता है व्यू इंजन के थ्रू। मेरी इस सब कामों में, इन सब चीज़ों में हेल्प करता है व्यू इंजन। कैसे हेल्प करता है कि व्यू इंजन मेरी HTML और सी शार्प को सिर्फ और सिर्फ सी शार्प में कन्वर्ट कर देता है। सही है। हम आगे, अभी हम लोगों ने क्या करा था, हमने जावास्क्रिप्ट में काम किया था, और डेटा जो भी आ रहा था ना यूज़र से, वो हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल के थ्रू लेते थे, और वेरिएबल के थ्रू हम दोबारा से डेटा को टेक्स्ट बॉक्स में, लेबल में, किसी भी चीज़ में शिफ्ट करके यूज़र को शो करा लेते थे। ठीक है। वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और डॉक्यूमेंट डॉट गेट, वो इनर HTML वाला काम, कि डाटा लेना और फिर उसको किसी भी टेक्स्ट बॉक्स में या किसी भी चीज़ में शो कर देना। ठीक है। हम वो काम कर रहे होते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब हम सी शार्प के थ्रू ही डाटा लेंगे, और सी शार्प के थ्रू ही डाटा अगर शो करेंगे तो HTML के एज पर सी शार्प नहीं आ सकती ना। जो ब्राउज़र होता है वो तो सिर्फ HTML को समझता है, उस पर तो HTML आनी चाहिए। सही है। तो ये व्यू इंजन क्या करता है, ये व्यू इंजन मुझे सी शार्प यूज़ करने का एक्सेस देता है व्यू के ऊपर, कोड के अंदर। और जो ब्राउज़र के अंदर ये रेंडर करता है मेरे पेज को, तो वहाँ पे प्योर HTML होती है, कोई सी शार्प वहाँ मौजूद नहीं होती। अभी जब एग्जाम्पल करेंगे तो फिर इस बात को देखेंगे भी मजीद। अच्छा भाई, वाई वी यूज़ व्यू इंजन, तो उसकी भी एक तरह से लॉजिक यहाँ पर आ जाएगी। व्यू इंजन बेसिकली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग HTML फॉर व्यू। ये हमारी HTML बनाने के काम आती है कि नहीं, हम इससे HTML का काम लेते हैं कि HTML बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं व्यूज़ के लिए। ठीक है। इट कन्वर्ट्स HTML प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो हमारे केस के अंदर कौन सी लैंग्वेज है, सी शार्प। तो इट कन्वर्ट्स HTML प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी सी शार्प टू प्योर HTML। बिकॉज जो ब्राउज़र होगा वो प्योर HTML को शो करेगा यूज़र को। ठीक है। फिर उसके बाद हम बेसिकली टू फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग व्यू फॉर द एक्शन मेथड, जाहिर है कि जो भी एक्शन मेथड होगा उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग व्यू तलाश करने के अंदर भी व्यू इंजन का एक अहम किरदार होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो व्यू तो तलाश करने, यानी एक्शन मेथड तो काम कर रहा है,
लेकिन अब एक्शन मेथड के लिए जो व्यू तलाश करना है, ठीक है, वो तो सब रिटर्न ही व्यू ही कर रहा है सारे के सारे। लेकिन अभी व्यू इंजन का काम है कि वो ये एनालाइज करेगा कि कौन सा व्यू किस एक्शन मेथड के ऊपर लेके जाना है, ठीक है। क्योंकि अगर देखो तो हम तो हर जगह पे रिटर्न व्यू ही कर रहे होते हैं, व्यू ही रिटर्न करो। अब कौन सा व्यू रिटर्न करो, हम तो मल्टीपल व्यूज पे भी काम कर चुके हैं कि किसी पे कोई व्यू कॉल करना है, किसी पे कोई व्यू कॉल करना है। अब वो डिसाइड करता है व्यू इंजन कि कौन सा व्यू कौन सा मेथड पे बेसिकली यूजर को दिखाना है। यू फाइंड व्यू फ्रॉम शेयर्ड फोल्डर, हम इसलिए भी यूज करते हैं ताकि व्यू फाइंड कर सकें शेयर्ड फोल्डर से। ये चीज़ें थोड़ी सी आगे चल के देखेंगे। अब हम हेल्पर मेथड्स और इस तरह की चीज़ें करेंगे तो फिर ये चीज़ की सारी काम, ये सारे काम करके देखेंगे। फिर यूज विद सी शार्प कोड ऑन व्यूज, आप सी शार्प कोड का जो है ना वो यूज़ कर सकते हो इस व्यू इंजन की मदद से अपने जो व्यू है ना मेरा उसके ऊपर, ठीक है, यानी कोड, व्यू का जो कोड है उसमें। फिर HTML हेल्पर्स के अंदर भी यूज़ होता है, तो HTML हेल्पर्स वाला काम भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ क्लासेस के अंदर अभी करके देखने वाले हैं, ठीक है। फिर यूज्ड इन स्ट्रांगली बाइंड व्यूज, ये स्ट्रांगली बाइंड व्यूज भी वही HTML हेल्पर्स के थ्रू हम आगे चल के करके देखेंगे, ठीक है। फिर कस्टम हेल्पर्स और बिल्ट इन हेल्पर्स होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, उसके थ्रू हम ये काम करके देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं रेजर व्यू इंजन, असल चीज़। तो भाई रेजर व्यू इंजन क्या होता है बेसिकली? रेजर व्यू इंजन, देखो रेजर सिर्फ एक व्यू इंजन है, ठीक है। रेजर इज नॉट अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ व्यू फाइल एग्जिस्टेंस फॉर रेजर इज CSHTML, यानी ये जो एक्सटेंशन है, सॉरी, वो CSHTML है व्यू की जो बन रही होती है। अगर आप रेजर सिंटेक्स में काम करते हो तो MVC 3 से पहले ASPX के नाम से रेजर जो सिंटेक्स होता था, जो व्यू इंजन होता था, वो ASPX का होता था, ठीक है। अगर आप देखो, अगर मैं लेट से बात करूं कि हम VB.NET पे काम कर रहे हैं, सी शार्प पे काम नहीं कर रहे हैं, VB.NET पे काम कर रहे हैं, तो आपके फाइल का नाम जो आपके चेंज हो जाएगा VB HTML, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। अवेलेबल इन सिंटेक्स वेब ब्राउज़र नेम स्पेस, यहाँ भी अवेलेबल होता है, ठीक है। और सिस्टम के अंदर वेब डॉट ब्राउज़र के अंदर भी अवेलेबल होता है। राइटिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड व्यू इज़ वेरी इजी। अभी आप देखोगे कि मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्यू के ऊपर कितनी आसानी से लिख सकता हूँ और वो खुद ही उसे HTML में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और सिंटैक्स तो इसका इजी होता ही है। हम अभी HTML हेल्पर्स और डिफरेंट चीज़ें जब करेंगे तो फिर तुम लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि वाकई में यार सिंटैक्स काफ़ी ईजी है। अच्छा, रेजर इज मार्कअप सिंटैक्स फॉर एम्बेडिंग सर्वर साइड कोड इनटू वेब पेज। रेजर बेसिकली अगर देखा जाए ना तो ये आपका मार्कअप कोड है, मार्कअप सिंटैक्स है, ताकि आप एम्बेड कर सको सर्वर साइड कोड को किसमें, अपने वेब पेज के अंदर, ठीक है। सब लोग प्रेजेंट है क्लास में? एक मिनट। और आज 5 जून, या 15 यूज कर लो, प्रेफरेबल होगा। 13 का मसला है, उसमें लाइब्रेरीज नहीं हो पाती, सारी सारी जो पैकेजेस है वो नहीं हो पाते। 15 चला लो, 15 चल जाएगा। 15 कम्युनिटी यूज करना, अल्टीमेट यूज मत करना। अच्छा, रेजर सिंटेक्स में सब कुछ जो स्टार्ट होता है वो @ के साइन से स्टार्ट होता है। तो हम ऐसा करते हैं कि चल के रेजर सिंटेक्स देख लेते हैं। आज की क्लास भी बहुत ज़्यादा कोई लंबी नहीं होने वाली, परेशान मत हो। बस अब इसका इंट्रोडक्शन हो गया ना रेजर व्यू इंजन का, ठीक है। तो अब जो काम होगा ना वो थोड़ा सा होगा ऐसा कि तुम लोग इंजॉय करोगे। और इंजॉय करने का मतलब ये है कि यानी अब ऐसा नहीं होगा कि मैं हर चीज़ बेसिक्स से बता रहा हूँ, तुम लोगों को खुद भी समझ में आने लगेंगी ये चीज़ें कि हाँ यार ये हम ये यूज़ करते हैं, या रेजर सिंटेक्स के अंदर हम @ यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं आ रही। इसलिए बेसिकली मकसद है ताकि इंट्रोडक्शन सही से ले लो तो फिर आगे चीज़ें जो बेहतर हो जाए। आंसर नहीं भैया, क्या पे जाना है?
भाई सब कुछ समझ में आ रहा है, मैं तेज तो नहीं जा रहा बहुत? है? प्रैक्टिस नहीं करते? हाँ वो तो है। अच्छा, सबकी बात कर रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? वरना फिर मैं हल्के हल्के अपनी स्पीड पे थोड़ा हल्का कर दूँ ना यार। सब लोग बोलो, सब लोग। अच्छा मुबीन, तुम्हारा क्या सीन है भाई? मुबीन। और हम्माद और महद, तुम लोगों का क्या सीन है? महद। नुकसान उठाएंगे, नुकसान उठाएंगे यार बाद में। अच्छा, हमने आज पढ़ना था। हाँ महद, मैं पूछ रहा हूँ समझ में आ रहा है क्लासेस के अंदर या बस गुजर रहा है? यार प्रैक्टिस नहीं करते बिल्कुल भी क्या? थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस में मुश्किल तो होती है लेकिन थोड़ा बहुत तो आना चाहिए यार। बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा, या थोड़ा बहुत आता है फिर चला जाता है, निकल जाती है बात है इनसे। हाँ तो देखो, प्रैक्टिस मांग रही है तुम। प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, जितनी कर सकते हो ना, देखो प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। मुझे उम्मीद है बेहतर हो जाएगा। और मैं तो कहता हूँ कि अगर नहीं फिर भी नहीं हुआ करे, प्रैक्टिस कर रहे हो, मुश्किल आ रही है, एरर्स आ रहे हैं, तो मुझसे पूछ लो, मसला थोड़ी है। 10 मरतबा पूछोगे, मैं 10 मरतबा बताऊंगा। और तुम लोग खुद बताओ, बताता नहीं होंगे क्या? नहीं, पहले किया है कभी ऐसा? नहीं यार, पूछो 10 मरतबा। पूछो भाई, 10 मरतबा पूछो, मसला नहीं है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो सी ड्राइव में से विंडोज उड़ा दो। जरूरी नहीं है। यार अगर तुम सी ड्राइव के अंदर से, जरूरी नहीं है कि तुम सी ड्राइव में इंस्टॉल करो अपना विजुअल स्टूडियो। आगे भी कहीं और कर सकते हो, डी में कर लो, मसला नहीं है। डी में एक फोल्डर बना लो सॉफ्टवेयर सेटअप के नाम से, और उसके अंदर इंस्टॉल कर दो। तो प्लेस है ना तुम्हारी, जो लोकेशन है वो वहाँ की दे दो, वहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। हाँ, बट सी, अगर देखो ना विजुअल स्टूडियो, लोग ऐसा भी कर रहे होते हैं, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के अंदर इंस्टॉल किया हुआ होता है उन्होंने। हार्ड ड्राइव लगाई, विजुअल स्टूडियो चलाया, काम खत्म। सबसे पहले कंट्रोलर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोलर के बगैर व्यू तो बनेगा नहीं। होम कंट्रोलर ऐड कर लिया हमने, सही है जी। चलो ठीक है, अब से ये करेंगे, क्लासेस का जो पेस है ना थोड़ा स्लो रखेंगे। आज मुझे आगे भी चीज़ें करानी थी लेकिन अभी मैं सिर्फ फिलहाल व्यू इंजन के जो कमेंट्स और सिंटेक्सेस है ना वही तक कराऊंगा। कोशिश करूंगा बहुत ज़्यादा लंबे क्लास लंबी ना हो। एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं भाई। चेक लगा रहने दे रहा हूँ मैं। यूज़ अ लेआउट पेज, कोई लेआउट पेज नहीं है, ओके कर रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग जो कहते हो ना कि सर वो खाली खाली आ रहा है, कुछ है नहीं फाइल के अंदर, बिल्कुल एम्प्टी फाइल आ रही है। ठीक है, व्यू क्रिएट कर रहे हैं और हमारे पास जो फाइल आ रही है बिल्कुल एम्प्टी आ रही है।
पता है मैं सोच रहा था नाश्ता वाश्ता करके आ जाऊँ, ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये HTML की फाइल ओपन हो गई। और अब इसके अंदर हम लेट से कुछ भी चीज़ें आप रख सकते हो। अच्छा, डायरेक्ट वो वाला व्यू बना सकते हो। अगर मैं वो यूज लेआउट पेज के ऊपर चेक नहीं लगाता तो वो पूरा एक व्यू जिसके अंदर HTML CSS का स्ट्रक्चर और HTML का बेसिक स्ट्रक्चर जो बना हुआ आ रहा था वो बना हुआ मुझे ज़रूर मिलता। ठीक है, फिलहाल हाँ, ये सब काम तो यहाँ तक मेरे पास हो गया। अब ऐसा करते हैं, इसके अंदर छोटी सी प्यारी सी H1 की एडिट लेते हैं। और फास्ट इसके अंदर रिव्यू कर लेते हैं। अब आता है असल काम। ठीक है, दिस इज हेडिंग, और फिर उसके बाद दिस इज हेडिंग 1 के बाद इंडेक्स और जितनी भी इसकी चीज़ें सारा मटेरियल आ गया। ये देखो कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे @ और ये सब कुछ ना। फिलहाल मैं ये भी हटा रहा हूँ। अब देखना क्या होता है। ठीक है, अब वो जो लेआउट की ये समझ लो जो लेआउट का व्यू बैग यहाँ पर आ रहा था ना वो चला गया। और सिंपल ये जो पेज है ना मेरे पास बेसिक रह गया। इस पर कोई मैंने HTML के अंदर C# मैंने कहीं भी नहीं लिखी हुई। तुम लोगों को कहीं भी सिर्फ और सिर्फ पूरे पेज पर HTML लिखी हुई नजर आ रही है। और ये बेसिक HTML का पेज जो है ना अभी तक हमारी एप्लीकेशन के अंदर बन के हमारे सामने आया है, क्योंकि ये लेआउट पेज यूज़ कर रहे हैं। तो लेआउट्स के अंदर ना यानी हमारा जो प्रोजेक्ट होता है उनके अंदर लेआउट्स के फोल्डर्स बन जाते हैं और उन फोल्डर्स के थ्रू काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बस इस तरह से यहाँ पे भी काम हुआ है। लेआउट का एक फोल्डर बना हुआ है, ये रहा शेड के फोल्डर के अंदर। ये लेआउट का जो फोल्डर है इसने उस फाइल को यहाँ पर ग्रैब किया। देखो ये बेसिक एक फाइल बन जाती है शेड के अंदर। जब मैं लेआउट के फोल्डर को यूज़ करते हुए करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली फाइल बन जाती है। अब हम इसको यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर अपनी HTML की फाइल में, तो ठीक है, मसला नहीं है। हमें क्या, हम तो अपने HTML पे काम करेंगे ना, हम हमें इससे क्या कर। मैं ये भी मिटा रहा हूँ और बस HTML के अंदर बॉडी के अंदर मैं काम करूँगा। तो अब HTML हेल्पर यहाँ सॉरी, अब मैं सिंटेक्स रेजर सिंटेक्स की मदद कैसे लूँ। देखो रेजर सिंटेक्स तो ये कहता है कि इसने मुझे इतनी सारी चीज़ें बना के दे दी, या इसने मुझे पूरा पेज बना के दे दिया, और अब इसको पता है इस व्यू को पता है कि इसे कौन से कंट्रोलर के एक्शन मेथड पे ओपन होना है। तो ये कैसे पता है, ये रेजर व्यू इंजन के थ्रू पता है, या किसी भी व्यू इंजन के थ्रू पता है। अभी फिलहाल हम रेजर व्यू इंजन पे काम कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि ये इसको रेजर व्यू इंजन की वजह से मालूम है। ठीक है, तो इसीलिए यानी ये सारी जो एडवांटेजेस होते हैं, ये सारे जो फवाइद होते हैं ना, उसकी वजह से हम क्या कर रहे होते हैं, जो व्यू इंजन होते हैं उनको यूज़ करते हैं। अब रेजर व्यू इंजन जो होता है वो @ के साथ काम कर रहा होता है। इसके अंदर अगर देखा जाए तो इट ऑल बिगिंस विद @ जिसके अंदर सिंगल इसका एक सिंगल लाइन सिंटेक्स होता है और एक मल्टीपल लाइन सिंटेक्स होता है। ठीक है, सिंगल लाइन सिंटेक्स क्या होता है, सिंगल लाइन सिंटेक्स होता है ये। लेट से अगर आपने एक लाइन के अंदर कोई काम करना है, जैसे कि मैं कोई एक हेडिंग देना चाह रहा हूँ, वेरिएबल के अंदर कोई एक वैल्यू रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे करूँगा मैं लिखूंगा @ और फिर मैं क्या कह दूंगा यहाँ पे var var इज इक्वल्स टू। ठीक है,
और आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे दे दो, लेट से जो भी आपका दिखता है, या आपको कुछ और काम करना है, मैं लेट से मैं देना चाह रहा हूँ यहाँ पे डेट टाइम डॉट नाउ, ठीक है। और मैं इसको F5 करके मैं इसको यहाँ प्रिंट करूँ, इससे क्या होता है, तो देखो क्या लिखी हुई आ रही है अभी, यहाँ पे लिखवा रहा है डेट और टाइम, करंट डेट और करंट टाइम लिखवा रहा है यहाँ पे, सही है जी, ये सही है। तब ये कैसे आया, मैंने सी शार्प के थ्रू, और मैं दोबारा से इसको दिखा देता हूँ, वहाँ पे अगर देखेंगे ना तो ये देखना HTML आती है या सी शार्प आती है, व्हाट यार लास्ट क्लास की मुबीन वीडियो भी अपलोड नहीं हुई है, थोड़ा सा मेरा इंटरनेट मसला कर रहा था, कल पूरे दिन लाइट नहीं थी मेरे पास। कल मैंने करनी थी वीडियो तुम लोगों की भी, और जो 10th वालों का बैच है ना, मरवान वालों का बैच, उनकी भी, लेकिन उनकी भी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा रुकी हुई हैं, और तुम लोगों की भी वीडियोस जो है ना वो फिलहाल अभी कुछ दिनों से नहीं आ रही है, तो मैं कोशिश करता हूँ अभी आजकल में जैसे ही मौका मिलता है, आज जुम्मे की नमाज के बाद इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो मैं फिर अपलोड करने में लगा। अब यहाँ देखो, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ, लेट से डेवलपर टूल में जाता हूँ प्रो के ये, और यहाँ पे अगर इसको इंस्पेक्ट करूँ तो क्या यहाँ पे सी शार्प लिखी हुई है कहीं, देखो जरा, डिव क्लास कंटेनर बॉडी, ये तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ, चलो, है ना, ये देखो ये टाइम आ गया ऑटोमेटिकली, ठीक है, लेकिन HTML नहीं है वो, सॉरी HTML है, ये वो नहीं है, सी शार्प नहीं है। तो व्यू इंजन का फायदा ही होता है, बिल्कुल व्यू इंजन का फायदा ही होता है, और रिजर्व व्यू इंजन यही कर रहा है कि मेरी सी शार्प को कन्वर्ट कर रहा है किस चीज़ में, HTML में कन्वर्ट कर रहा है। अच्छा, सिंगल लाइन के अंदर मैं एक और काम ये कर सकता हूँ कि लेट से ये एट द रेट है, ठीक है, और मैं यहाँ पे अभी सिंगल लाइन के अंदर देखो मैं किस तरह से काम कर रहा हूँ, मैंने एट द रेट लिखा, और अब मैं आगे कहना चाह रहा हूँ कि मैंने कुछ और नई चीज़ करनी है, ठीक है। लेट से मैं चाह रहा हूँ 5+3 का रिजल्ट प्रिंट हो जाए, 5+3, और F5 प्रेस करता हूँ, नहीं ना, क्यों प्रिंट होगा, एरर आएगा, देखो पार्सर एरर है, कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है ये इसको, ज़रा यहाँ से गौर से पढ़ो, पार्सर एरर मैसेज, ठीक है, यानी इसको ना, इसको मिल नहीं रहा है यहाँ पे, इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से यूज़ करूँ, सही है, इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं वैल्यूज़ को किस तरह से यहाँ पे अप करूँ, गेट करूँ, या वट एवर जो भी काम करना है। अगर मैं सिंपली यहाँ पे कर दूँ ना, पता है, ये अब मैं मल्टीपल लाइन की तरफ जा रहा हूँ, अभी हमने सिंगल लाइन सिंटेक्स देखा, अब हम मल्टी लाइन सिंटेक्स की तरफ जाते हैं, उसमें क्या होता है, हम ये कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं। अब मैं अगर यहाँ पे लिखूँ ना 5+3, F5 प्रेस करता हूँ, देखना क्या होता है। अभी भी पार्सर, अभी देखो ये भी क्या है कि कंपाइलेशन का एरर है, तो अभी एरर है, सेमीकोलन तो हमने ऊपर भी नहीं लगाया था। असल में पता है हुआ क्या है, मैंने इसको किसी भी HTML के एलिमेंट में नहीं रखा, बस छोटी सी बात है। अगर मैं इसे डिव में रख दूँ ना तो इसकी नाराजगी शायद खत्म हो जाए।
यार सेंटर हमारे लिए तो खुल रहा है, देखो अभी ये हो गया, लेकिन अभी भी क्या कह रहा है, ये वही कह रहा है कि आपने जो डेट टाइम डॉट नाउ वाला सीन था उसके बाद अब जब यहाँ पर आए तो ये जो सिंटेक्स है मैं ये गेट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो एचटीएमएल का ये सीन, अब एचटीएमएल हेल्पर्स का बस इतना अगर समझ लो ना, तो एचटीएमएल के अंदर जब मैं रेजर सिंटेक्स लिख रहा हूँ या रेजर सिंटेक्स के साथ जब मैं एचटीएमएल के साथ काम कर रहा हूँ तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। या ये समझ लो कि इस तरह के जो मसले होते हैं ना वो आते हैं, ठीक है। अच्छा तुम्हें अगर सिर्फ एक ही लाइन में काम करना है तो तुम इन ब्रैकेट्स को, इनको राउंड ब्रैकेट कर लो, तो अब देखना क्या होता है, क्योंकि आमतौर पे तो हम यही इसी तरह से काम कर रहे होते हैं। हेलो, मेरी स्क्रीन आ रही सामने? हाँ आने तो, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। नहीं, मुबीन का मैसेज आया था, उठा हुआ था, अभी उसने रिप्लाई किया था मैंने। क्या चीज़? कैलकुलेट करके 8 आएगा इसका आंसर। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पे जो ब्रैकेट्स है ना वो कर्ली की जगह मैंने स्मॉल ब्रैकेट्स कर दिए हैं। स्मॉल ब्रैकेट्स मैंने क्यों कर दिए हैं, क्योंकि अभी हम एक ही लाइन में काम कर रहे हैं और हमारे पास जो सारा मटेरियल है वो इतना नहीं है, ठीक है। मेरे पास जो मटेरियल है वो इतना नहीं है, तो मैंने क्या किया, इसको सिंपल जो मेरे पास राउंड ब्रैकेट्स होते हैं उनके अंदर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। और राउंड ब्रैकेट्स में ही काम होगा, मैं कर्ली ब्रैकेट्स में इसलिए काम करके दिखा रहा था क्योंकि आमतौर पे हम ट्राई करते हैं कि हम कर्ली ब्रैकेट्स में काम करें, लेकिन अभी क्या है, कर्ली ब्रैकेट में ही काम होगा। मल्टीपल लाइन कमेंट जब हम, मल्टीपल लाइन सिंटेक्स जब हम मजीद आगे लेके चलेंगे वहाँ कर्ली ब्रैकेट्स में ही काम होगा, लेकिन अभी क्योंकि जो वैल्यूज हैं उनके अंदर कोई और वैल्यूज नहीं है, डायरेक्ट वैल्यूज दे रहा हूँ, तो मैं राउंड ब्रैकेट्स में काम करूंगा, ठीक है। सब लोग ज्वाइन हो गए तो मैं फिर इसका प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ। महाद और हमाद रह गया यार, मौसम महाद और हमाद रह गए, वो जल्दी ज्वाइन करना। मौसम रह गया, मौसम। तो एक मौसम से क्या, जल्दी से ज्वाइन कर ले। चलो प्रीव्यू देखते हैं। तो अभी देखो इसका प्रीव्यू में क्या होता है, 5+3 लिखा है, अब 8 होना चाहिए। तो इसका प्रीव्यू क्या आया, प्रीव्यू आया मेरे पास 8। अगर 8 लेट से प्रीव्यू आया भी है, मैं राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ जरा इसको, होता क्या है देखते हैं। ये जो 8 आया भी है, मसला ये है कि इस 8 को, ये तो देखो कि ये 8 क्यों आया है। ये देखो कि किसके अंदर 8 आया है, डिफ के अंदर डायरेक्टली 8 लिखा हुआ है। हालांकि मैंने तो वहाँ पे सी शार्प के थ्रू कोड किया था जिसके थ्रू मैंने 8 लेकर आया हूँ, ठीक है।
तो लेकिन ये रेजर सिंटेक्स जैसे हम शुरू से बात कर रहे हैं, रेजर सिंटेक्स क्या करता है, मेरे सी शार्प के इस कोड को कन्वर्ट कर देता है किसमें, HTML के अंदर। ठीक है, अच्छा तुम अगर चाहो तो मल्टीपल लाइन कमेंट कर सकते, यानी जितना काम है मल्टीपल लाइंस के अंदर उसको कर सकते हो। ठीक है, वो करके देख लेते हैं मल्टीपल लाइंस के अंदर कैसे करते हैं काम। फिलहाल मैं इस कोड को ऐसे रिमूव नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ और हम आगे काम करते हैं। ठीक है, डेट टाइम को ट्राई कर लिया, अब लेट्स से मल्टीपल लाइन के अंदर ही काम करके देखते हैं। तो मैं काम ही मल्टीपल लाइन पे करूँगा, एक से ज़्यादा लाइन्स पे करूँगा, और अब मैं कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ करूँगा। ये मल्टीपल लाइन्स आ गई, अब यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करो, कुछ भी करो, वॉट एवर जो तुम्हारी मर्जी। जैसे मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ var a इज इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू, ठीक है, और दोबारा से देखना a, तो ये यहाँ पे इंटेलिजेंस में आ रहा है बाकायदा, यानी वेरिएबल बाकायदा से डिक्लेयर होके सी शार्प की मेमोरी में चला गया, तो यहाँ पे इंटेलिजेंस में आ रहा है प्लस बी, भी ऐसे इंटेलिजेंस के अंदर आ रहा है तो शो हो रहा है। सही है, अब मुझे ये यूज़र को शो करना है इसी पेज के ऊपर ना, मुझे यूज़र को भी तो शो करना है। यूज़र को किस तरह से शो करूँगा, यूज़र को @ करके, और अब @ करके इससे क्या फ़ायदा हुआ कि अगर मैं जब इसको प्रिंट करूँगा तो क्या होगा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, अभी तो हम बहुत बिगनर लेवल पे जा रहे हैं, अभी तो हमने बहुत बेसिक चीज़ें की हैं। ठीक है, रेजर सिंटेक्स के अंदर @ के साथ अभी तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें की हैं। हम मज़ीद इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे ही अभी नेक्स्ट कुछ क्लासेस के अंदर, तो हम मज़ीद इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अच्छा अभी भी नेट से अब मेरा जहन चला, मैंने कहा यार अच्छा चलो मैं इतना कर सकता हूँ, मतलब जब मैंने इतना कुछ सीख लिया, मैंने इतनी चीज़ें बना ली, तो फिर तो मज़ा आ रहा है ना, मतलब मैं और काम करता हूँ। तो मैंने ना एक दो और वेरिएबल बना दिए नेट से। मैंने कहा भाई आओ और खेलते हैं फिर। तो यहाँ गया, मैंने एक और वेरिएबल बना दिया। तुम लोगों को पता है वार कीवर्ड जो होता है वो हर टाइप को एक्सेप्ट करता है, तो हम स्ट्रिंग या कोई और टाइप नहीं ले रहे, मैं वार कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वार वाले टाइप यूज़ कर रहा हूँ। मैंने कहा करंट टाइम के नाम से वेरिएबल बना देते हैं। मैं करंट टाइम देना चाह रहा हूँ, या मैं करंट टाइम ने यहाँ पे यूजर को शो करना चाह रहा हूँ, डेट टाइम डॉट नाउ मैंने कह दिया, और एक और वेरिएबल बना लेते हैं, और मैंने कह दिया लेट से कि मैं कल क्या दिन है, कल का क्या टाइम होगा। टुमारो, और टुमारो का मैं टाइम बता दूँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेट टाइम डॉट नाउ, और उसके अंदर मैं ऐड डे करा दूंगा भाई। ठीक है, डेट टाइम डॉट डॉट नाउ, अब डॉट नाउ के अंदर मुझे एक दिन एक्स्ट्रा कराना है, तो मैं कर दूंगा एक ऐड, ठीक है, और ऐड डेज के अंदर मैं कर दूंगा 1, यानी एक दिन ऐड करते हैं हमारे दिनों के अंदर। इससे क्या होगा, कल की डेट आ जाएगी, कल का टाइम आ जाएगा, और मैं दोबारा से, यानी बहुत सारा सिंटेक्स में काम कर ही सकता हूँ मैं। @ क्या यूज़ करूँगा, करंट टाइम, @ अब मुझे मज़ा आने लगा काम करने में, मैंने कहा ये तो अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, मैं भी ज़रा इसको थोड़ा सा इसको एंजॉय करता हूँ। अच्छा ना सिर्फ ये, नॉट ओनली दिस, आप सोच रहे होगे कि सर आपने तो कर लिया HTML के अंदर ये @ के साथ आपने सी शार्प का काम कर लिया, ठीक है, तो आप यहाँ पे HTML नहीं लिख सकते HTML के टैग के अंदर, तो मैं कहता हूँ फिर बिल्कुल लिख सकते हो। देखो
करंट टाइम, और आप यहाँ पे दे दो टुमारोज टाइम, लेट्स से। और आप इसका देखो, इसको हमने एग्जीक्यूट कर लिया, तो इसका देखो रिजल्ट क्या आ रहा है। करंट टाइम और जो हमारा टुमारोज टाइम है वो दोनों के दोनों शो हो रहे होंगे। यानी अब क्या है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप अगर HTML का टैग यूज़ कर रहे हो और आप उसके अंदर रेजर सिंटैक्स के थ्रू @ करके कोई वेरिएबल या कोई C# का एलिमेंट यूज़ कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हो एक टाइम में, एक ही टैग के अंदर मल्टीपल काम कर सकते हो इस तरह से। अब इसको भी इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं। सेलेक्ट करेंगे डायरेक्टली टाइम को, डेट को, और ये डायरेक्ट इस एलिमेंट पर ही लाया, तो देखो यहाँ पे तो दोनों सिर्फ और सिर्फ क्या है मेरे पास, एक बस HTML का एलिमेंट है जो कि H2 की हेडिंग है, उसके अंदर नॉर्मल सा टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसको पता ही नहीं है, यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा बता ही नहीं रहा कि मैं C# लिख रहा था या मैंने C# से सारा कोड जो है ना वो जनरेट किया। इतना सारा काम जो मैं डायरेक्टली लेकर आ रहा हूँ C# से लेकर आ रहा हूँ, इसको पता ही नहीं है। जी, एक मिनट रुक जाओ। हाँ पूछो। इसको ना नई डिफ के अंदर ये हेडिंग आ रही है, ये रही। मैंने इसको किसी H1 वगैरह में नहीं रखा था ना, तो इसलिए ये ऐसी खाली आ रही है। ये देखो दो डॉट डैश के दरमियान आ रही है। सही है। अच्छा, लेट से मैं पूरी इन्फॉर्मेशन को यूजर को शो कराना चाह रहा हूँ, मैं पूरा का पूरा एक लिस्ट के अंदर डाटा शो करना चाह रहा हूँ यूजर को, कि यूजर ये तो देखे। साथ साथ में यूजर को कह रहा हूँ कि यार ऐसा करो कि मैं एक छोटी सी लिस्ट बना लेता हूँ किसी वेरिएबल के अंदर रख के। ठीक है, कलर्स के नाम से कोई लिस्ट बना ले, वट एवर कोई नेम्स के नाम से लिस्ट बना लो आप। ठीक है, मैंने कहा कलर्स के नाम से बना लेते हैं कलर लिस्ट इक्वल्स टू। ठीक है, और इसकी वैल्यू मैं लेट से रख रहा हूँ, एक लिस्ट बना रहा हूँ मैं। एक लिस्ट का मतलब होता है ऐसी ऐसी ऐसा कलेक्शन, एरेज की तरह होती है ये, इसके अंदर मल्टीपल आइटम्स आ सकते हैं। ठीक है, और लिस्ट बनती है किस तरह से, लिस्ट को बना लेते हैं। लिस्ट, अब इस लिस्ट के अंदर आप क्या दोगे, इस लिस्ट के अंदर आप दोगे इसकी टाइप। इसकी टाइप है इस वक्त स्ट्रिंग, यानी इसके अंदर जो डाटा आएगा वो कौन सी टाइप का आएगा, स्ट्रिंग टाइप का डाटा आएगा। ठीक है, और ये एंगल ब्रैकेट्स के साथ बनेगी। और ये आ गई मेरी लिस्ट। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो इसमें डाटा आएगा वो आपने क्या करना है, वो आपने करना है ऐसे, इसे और जल्दी से कनेक्ट कर दें। राइट, तो रेड ब्लू येलो ग्रीन। ठीक है, ये कुछ कलर्स हैं, और क्या मसला आ रहा है लिस्ट के अंदर भाई। जी, नहीं नहीं, अभी तो फिलहाल सही जा रहे हैं। लिस्ट के अंदर लिस्ट इस तरह से ही बनती है कि हमें ये करना होता है कि लिस्ट के अंदर बस आइटम्स देने होते हैं, और वही कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू आप इनको सेपरेट कर दो। हाँ, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये वो वाली लिस्ट है। ऐसे दो टाइप्स की हो जाती है लिस्ट। मुझे लग रहा है स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे आप। सिंटेक्स ब्रैकेट्स की वजह से, हाँ, ब्रैकेट्स की वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो सिंटेक्स है ना वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। अब रुको, हमें करनी है ये वाली लिस्ट। ठीक है, और फिर मुझे बताना है कि
स्ट्रिंग आ गई, ठीक है, न्यू लिस्टिंग्स ऑफ लिस्ट, सही। और आप यहाँ पे अपने जो भी आइटम्स हैं वो पास कर दो, ठीक है, आपको एरर नहीं आएगा इंशाल्लाह। मैंने लिस्ट जो सेलेक्ट की थी ना उस ड्रॉप डाउन में से, वो लिस्ट दूसरी वाली थी जो एंगल ब्रैकेट के साथ लिस्ट आ रही हो ना, लिस्ट लिखा हुआ आ रहा हो एंगल ब्रैकेट के साथ, तो मैं वो लिस्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। दूसरी लिस्ट भी काम तो यही करती है, लेकिन उसके अंदर जो डाटा आ रहा होता है ना, वो अगर डेटाबेस से आ रहा हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो इन ब्रैकेट्स को नहीं लेती, फिर वो आपके एट्रीब्यूट्स ले रही होती है डेटाबेस के दूसरे। ये सिंपल लिस्ट होती है। अब वो लिस्ट जब हम डेटाबेस अभी हमने यहाँ पे नहीं किया है, तो जब डेटाबेस कर होंगे तो फिर उसमें हम वो लिस्ट भी देखेंगे, फॉर ईच लूप यहाँ पे कैसे यूज़ करें, वो सब कुछ ही देखेंगे, ठीक है। ग्रीन हो गया और येलो हो गया, ये सारे आइटम्स तो मेरे पास यहाँ पे लिस्ट के अंदर आ गए, मैंने ऐड कर दिए हैं। अब मुझे लेट से इसमें से कोई आइटम चाहिए, तो मैं इसमें से कोई आइटम भी यहाँ पे यूज़र के लिए प्रिंट कर सकता हूँ, अपने इस डाटा के नीचे ही प्रिंट कर लेते हैं। और ये आइटम कैसे प्रिंट होगा, ये आइटम सिंपली बहुत ज़्यादा आसान है। लेबल के अंदर लेट से अगर मैं इस आइटम को प्रिंट करूँ ना, तो ये बहुत आसानी से प्रिंट हो जाएगा। एट द रेट कलर लिस्ट, ठीक है। और अब कलर लिस्ट के अंदर से मुझे चाहिए डॉट, क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट डॉट डिफॉल्ट। मुझे चाहिए फर्स्ट डॉट डिफॉल्ट जो डाटा है ना मेरा, मैंने इससे कहा। अब इसके साथ अगर एक और चाहिए हो, हाँ एक मिनट बता दो, एक मिनट, इसका प्रीव्यू देखना फिर बता दो। अभी तो रेड आ गया, ठीक है। होगा क्या कि आप फर्स्ट डॉट डिफॉल्ट के अंदर, लेट से आपको फर्स्ट डॉट डिफॉल्ट नहीं चाहिए, तो आप जाओ यहाँ पे डॉट, देखो काउंट हो गया क्लियर। अरे यार क्या, इसके अंदर मजीद बहुत सारे मेथड्स हैं, मैंने तो सिर्फ फर्स्ट डॉट डिफॉल्ट मंगवाया है, ठीक है। तुम फाइंड ऑल कर सकते हो, ठीक है, लास्ट कर सकते हो, मैं यहाँ पे लास्ट लिखूंगा, ठीक है। तो लास्ट ऑफ, ये लास्ट डॉट डिफॉल्ट दिखा देगा, लास्ट ऑफ दिखा देगा, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है हम पर कि हम कौन सा मेथड, हम कौन सी चीज़ मंगवाए हैं, हम कौन सा आइटम मंगवाए। मैं F12 प्रेस करता हूँ, मैंने लास्ट डॉट डिफॉल्ट सेलेक्ट किया है भी, ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। तो इसने मुझे येलो दिखा दिया। येलो कौन सा कलर है, येलो जो कलर है वो हमारा लास्ट कलर है, ठीक है, हमारा फर्स्ट कलर नहीं था। तो आप इस तरह से इनमें जो आइटम्स है अपनी मर्जी के हिसाब से आप यहाँ पे लेकर आ सकते हो, सही है। इसके बाद लेट से ऐसे ही मेरे बस मैंने क्वेश्चन किया लेट से, यहाँ पे कमेंट्स की बात कर रहे थे सर, आप कमेंट्स कैसे करेंगे। लेट से मुझे कोई एक लाइन कमेंट करनी है, तो कमेंट कैसे करूँगा। अगर आपने एट द रेट के अंदर कुछ कमेंट करना है, देखो अगर आप एट द रेट के अंदर कुछ कमेंट कर रहे हो, एट द रेट के अंदर का मतलब है इस कर्ली ब्रैकेट के दरमियान, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है ना, तो इन दो के दरमियान, तो अपने यहाँ पे मैंने लेट से ये लाइन मैंने कमेंट करनी है, ठीक है, कि ये वाला जो काम है, या लेट से ये सारा काम है ना, मैंने कमेंट करना है एक लाइन, तो डबल फोर स्लैश यूज़ करो। जैसे सी शार्प में कमेंट हो जाता था काम, वैसे ही यहाँ पे कमेंट हो जाता है, ठीक है। अगर आपने मल्टीपल लाइंस कमेंट करनी है, लेट से मुझे ये 2 लाइंस कमेंट करनी है, जैसे ये लाइन कमेंट करनी है, ठीक है। तो जैसे सी शार्प में कमेंट होता था इस तरह से, मैंने ये 2 लाइंस की सेलेक्ट, कमेंट कर दिया। थोड़ा दिखने में सही लगे, यहाँ पे स्टेरिक लगा दो, ये भी अपने हिसाब से स्टेरिक लगा ही देता है, आप भी एक स्टेरिक लगा दो। ये दोनों लाइन हो गई कमेंट। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स जो है ना, वो यहाँ पर एमवीसी के अंदर या रेजर सिंटैक्स के अंदर आप सिंगल लाइन कमेंट या मल्टीपल लाइन कमेंट जो होता है वो इस तरह से कर सकते हो। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे कमेंट किया ना, तो ये जो चीज़ें ये नीचे डिसअपेयर हो गई,
यहाँ पे इनको मैंने डिसेबल कर दिया, बट ये उस तरह से डिसेबल नहीं होंगी। इनको कैसे डिसेबल करना पड़ेगा? डबल फोर स्लैश यहाँ पे भी नहीं चल रहा, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इनको इस तरह के ब्रैकेट्स पे रख के, लेट से अगर मैं ये यहाँ देखूँ तो ये देखो, ये यहाँ पे कमेंट हो गया ना, इस तरह से मुझे इनको कमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं इसको नहीं कर रहा कमेंट, ज़रूरत नहीं है। बस ये देख लो कि यहाँ पे किस तरह से मैंने सिंगल लाइन को कमेंट किया था, ठीक है, और किस तरह से मल्टी लाइन को कमेंट किया था। तो इसी तरह से तुम लोग सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन कमेंट जो अपना काम होता है उसको कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, लेट से अभी मैं कुछ कमेंट नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, मेरे जहन में एक सवाल उठा कि इतना एट द रेट तो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तकी साहब आप ये बताइए कि कल को अगर मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मैं सब कमेंट वमेंट सब बता रहा हूँ, और ये सब कुछ अपनी जगह पे दोबारा वापस, ठीक है, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया। क्वेश्चन उठा, मैंने खुद ही पूछा अपने आप से, मैंने कहा तकी साहब आप एक बात तो बताइए, मिसाल है आप कल अपना ईमेल एड्रेस लिखने बैठे हैं यहाँ पर, तो क्या करेंगे? नहीं, एट द रेट पूरा तो नहीं लिखूंगा ना यार, उसमें तो ज़्यादा टाइम लगेगा। लेट से मैंने कहा तकी एक बात तो बताओ, यहाँ पे तुम लिख रहे हो अपना ईमेल एड्रेस, तो क्या है तुम्हारा? एट, मैंने अभी अपना ईमेल एड्रेस टाइप कर दिया, ठीक है। अब तुम लोगों ने देखा जैसे मैंने एट द रेट लिखा तो यहाँ पे सजेशन आने लग गए, मैंने उनको इग्नोर किया, मैंने सिंपली टाइप करना शुरू किया। मैं F5 प्रेस करता हूँ और देखता हूँ कि क्या होता है। तो आप लोगों ने देखा कि येलो के बाद लिखा हुआ आ रहा है मेरा पूरा ईमेल एड्रेस। क्या मेरे ईमेल एड्रेस के अंदर कोई प्रॉब्लम है? और सी शार्प में भी, यानी HTML में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, MVC की एप्लीकेशन भी कहीं से क्रैश नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसका मतलब है कि HTML MVC जो रेजर सिंटैक्स है मेरा, ये इतना इंटेलिजेंट है कि जब भी आप यहाँ पर ईमेल एड्रेसेस के साथ काम कर रहे होते हो तो ये उनको इग्नोर करता है, उनके जो एट द रेट्स होते हैं उनको इग्नोर करता है, ये उसको एज अ रेजर सिंटैक्स काम में नहीं लेकर आता। सही है, इस बात को याद रखना। अच्छा, लेट से एक और क्वेश्चन उठा मेरे जहन में, मैंने कहा कि अब्दुल्ला तुम एक बात बताओ, अगर तुम कह रहे हो कि सर एट द रेट के साथ सही काम होगा, तो मेरा ट्विटर हैंडल भी तो है, मैं चाह रहा हूँ मेरी वेबसाइट है उसमें मैं ट्विटर हैंडल दे रहा हूँ HTML के अंदर ही। मैंने यहाँ पे लिखा H3 और मेरा ट्विटर हैंडल है, बता देता हूँ, एट द रेट, ये मेरा ट्विटर हैंडल है। ये ट्विटर हैंडल क्यों नहीं चल रहा? मैं ट्विटर हैंडल ये चलाना चाह रहा हूँ, F5 प्रेस कर देता हूँ, ये भी यूज़र को शो होना चाहिए जैसे मेरी ईमेल एड्रेस शो हुई है। अब देखते हैं क्या होता है। अल्लाह, कंपाइलेशन एरर आ रहा है भाई, ये साहब जो है वो नाराज़ हो गए। नाउ ही सेइंग कि आप जो काम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, एन एरर अकर्ड ड्यूरिंग द कंपाइलेशन ऑफ अ रिसोर्स, ठीक है, रिक्वेस्ट टू सर्विस रिक्वेस्ट प्लीज। अच्छा, रिव्यू करने को कह रहा है, ये मुझसे लाइन नंबर 25 पे एरर है, एट द रेट से तकीर इस भी जहाँ मैंने लिखा था वहाँ एरर है, और कंपाइलेशन एरर मैसेज जो है वो ये है कि द नेम से तकीर इस भी डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। यानी इसका मतलब क्या है कि जो आपका व्यू इंजन है ना, उसके कॉन्टेक्स्ट में सैयद तकीर रिजवी एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये तो मेरी नॉर्मल राइटिंग है, मेरा ट्विटर हैंडल था, मैं चाहा कि मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर ये इंक्लूड करना है HTML की वेबसाइट के अंदर, बट ये नहीं हो सका। अब इसका भी एक हल है, वो किस तरह से होता है, कैसे होता होगा तुम लोग सोचो, किसी की तुक्का लगा दो। नहीं, देखो यहाँ पे क्या करना होता है, अब मुझे सिर्फ एक एट द रेट और लगाना होता है। मैंने ये दो एट द रेट लगाए, अब मैं दोबारा से F5 प्रेस करता हूँ, इसको दोबारा प्रीव्यू करता हूँ।
नाउ लेट्स सी, अब तो आ जाना चाहिए। आ गया, आ गया। इसका मतलब है कि मैं इस तरह से अपना काम कर सकता हूँ। और अगर मुझे अपना लेट्स से ट्विटर का, या फिर अब लोग ऐसा करते हैं इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, ट्विटर का, जो उनके यूजर नेम्स होते हैं वो @ के साथ ही यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो लेट्स से कल को आप वेबसाइट बना रहे हो अपनी, और आपने जो सारी चीज़ें लिंक्स वगैरह हैं, और लेट्स से सारा जितना भी आपने अपना कॉन्टैक्ट अस के पेज के अंदर डिटेल रखनी है, तो वो तो ज़ाहिर डायनामिक नहीं होता, वो तो हम नॉर्मल HTML के पेज के ऊपर ही बनाते हैं और वहीं से हम सेट कर रहे होते हैं। तो आपने HTML के पेज पे बनाई, अच्छा डायनामिक बना भी लोगे तो रेंडर तो HTML के पेज पे होगी, तो प्रॉब्लम करेगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसी जगह पे हम क्या करेंगे, @ कोड में लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एट द एंड आप कोड में क्या यूज़ करोगे, आप कोड में यूज़ करोगे @ का साइन। तो एट द एंड क्या होगा, रिजल्ट के अंदर जब वो @ का साइन आएगा तो वो सिर्फ वन टाइम प्रिंट होकर आएगा। तो दोबारा से इंस्पेक्ट कर लो तो पता चलेगा कि ये सर HTML का ही कोड है। HTML का सिंपल कोड है, ये बहुत तो मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ तक के काम में कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी हो तो अगर किसी प्रॉब्लम की पूछो। कम्युनिटी किया था, साइन इन कर लो। गूगल माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है तुम्हारे पास? अरे हॉटमेल का, जी हॉटमेल का अकाउंट नहीं है यार, हॉटमेल का अकाउंट बना लो और 30 दिन बाद एक्सपायर नहीं होता, वो तुमसे कहता है साइन इन कर लो। तो उसके साइन इन का तरीका ये होता है कि तुम हॉटमेल का अकाउंट अगर साइन इन कर लोगे ना, तो तुम्हारा अकाउंट साइन इन हो जाएगा बस। और वो फिर बेसिकली होता है, ये फ्री है लेकिन ये साइन इन रिक्वायर करता है बस। ये लोग चाहते हैं साइन की कम्युनिटी बनी रहे। अकाउंट क्रिएट कर लो और फिर जब तुम विजुअल स्टूडियो ओपन करो ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होता है साइन इन का। अभी तो फिलहाल मैं अपना यूनिवर्सिटी का अकाउंट शायद यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होता है, 1 मिनट में तो बंद करके दिखा देता हूँ। जब तुमने नया नया अकाउंट खोला तो फ़ौरन यूज़ नहीं करने लग जाओ। जैसे 30 दिन का इनका टाइम होता है, 30 दिन के बाद क्या करो, यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आता है ऐड अकाउंट का, और बस अभी तो मेरा अपना अकाउंट यूज़ होता है तो यहाँ पे बस। अब देखो मैंने कोई विजुअल स्टूडियो को ख़रीदा हुआ नहीं है, ठीक है, मैं कोई इनकी सर्विस को बाय नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी सिर्फ मैंने साइन इन किया हुआ है, तो मेरा जो अकाउंट है वो बिल्कुल फ्री फ्लैश चल रहा है और मुझे कोई परेशानी भी नहीं होगी।